आप सभी सेकेंड ईयर स्टूडेंट को स्वागत करता हूं मेंटल हेल्थ के ज़बरदस्त दो क्वेश्चन के ऊपर। हम यहां पे दो क्वेश्चन बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग के ऊपर। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं याद होता है, तो मैं उनको बार बार ये बात बता रहा हूँ कि आप जो है एक बार वीडियो को देख लीजिए, वीडियो को अच्छे से एक बार ध्यान से देख लीजिए, सुन लीजिए बात को। उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके इसी प्रश्न को इसी तरीक़ा से जो है लिखा गया है, टाइप किया गया है। आप वहाँ पर जाके एक बार खुद से पढ़ लीजिए। अब होगा क्या कि एक बार चीज़ों को समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा हमारे भाषाओं में, तो आपको बहुत सारे चीज़ ध्यान में रहेगा। अब एक बार जिस बार आपको समय मिले उस टाइम जो है जाइए और वहाँ पे लिंक पर क्लिक कीजिए, या मैं बता देता हूँ RM नर्सिंग, RM नर्सिंग क्या चीज़ लिखिएगा, RM नर्सिंग nursing.blogspot.com ये लिखिएगा गूगल में। इतना जो है गूगल में लिखिएगा तो आपको वहाँ पे आ जाएगा, और सबसे पहला वाला पर क्लिक करके और उसमें जाइएगा, और जो हम डालेंगे वो आपके जो है शो होते रहेगा। तो आप लोग जो है जाके पढ़िएंगे। जैसे मैं बता दूँ कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग, तो आप लोग जाइएगा उसमें, तो ऊपर में जो 3 डॉट है, 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसे MHN और MHN एंड यहाँ पे CHN मीन्स इसका मतलब होता है कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ये सेकेंड ईयर का जितना भी ऐसा वीडियो डल रहा है सभी के सभी मेंटल हेल्थ वाला और चाइल्ड हेल्थ वाला, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आएगा। और MSN 1 और MSN 2 ये दोनों पर जो है आपको मिल जाएगा MSN मेडिकल सर्जरी का। तो आप लोग जाके वहाँ पढ़िए, वीडियो PDF भी है और खुद से पढ़ भी सकते हैं। तो ये हम चीज़ें बता दिए हैं, आप एक बार वीडियो देख लीजिए और एक बार जाके पढ़ लीजिए, चीज़ें याद हो जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मनोरोग अस्पताल में रोगी की भर्ती तथा छुट्टी की प्रक्रिया का वर्णन करें। ये जो प्रश्न है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, ये 5 से 10 नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जो मनोरोग होता है, तो एक मनोरोग अस्पताल में रोगी को भर्ती तथा छुट्टी के प्रक्रियाओं का वर्णन करना है। मतलब एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर ऑफ फॉर एडमिशन एंड डिस्चार्ज इन मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल। अब क्या इसका प्रोसेस है, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए, मानसिक रोगी को अस्पताल में भर्ती होने की विधि रोगी स्वास्थ्य व अनेक स्थितियों पर निर्भर करती है। मनोरोगियों को निम्न प्रकार से अस्पताल में भर्ती किया जा सकता है। देखिए, अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी रोगी जो होता है, यहाँ पे हम लोग मनोरोग अस्पताल का बात कर रहे हैं, तो ये जो मानसिक रोगी को जो अस्पताल में भर्ती होने का जो विधि होता है, यह सभी उसके स्वास्थ्य के अनुसार और उसके कंडीशन पर निर्भर करता है कि कैसा स्वास्थ्य है और कैसा कंडीशन है, ताकि जो है उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जा सके। तो ये उसके स्वास्थ्य और उसके जो है स्थिति पर निर्भर करता है। और ये जो मनोरोगियों को जो निम्न प्रकार से अस्पताल में भर्ती किया जा सकता है। अब कौन कौन सी विधि है जहाँ पे जो है रोगियों को भर्ती किया जाएगा मानसिक अस्पताल में? पहला है स्वैच्छिक आधार पर। देखिए, स्वैच्छिक आधार है। दूसरा है विशेष परिस्थितियों में अस्पतालीकरण, मतलब एडमिशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टांस। तो यही है कि विशेष परिस्थितियों में अस्पतालीकरण पहला था स्वैच्छिक आधार पे। उसके बाद तीसरा है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके। अब देखिए, होता यह है कि बहुत ऐसे बहुत ऐसे जो रोगी होते हैं, देखते होइएगा कि रोड पर क्या होता है कि पागलपन व्यक्ति घूमते रहता है। अब उस पागलपन व्यक्ति से बहुत ज़्यादा खतरा रहता है कि उग्र होने पर वो किसी पर रोड़ा पत्थर बरसाने लगे और किसी को कुछ कर दे, या कुछ भी हो सकता है, या उसके खुद को भी नुकसान पहुँचे। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र जो है वैसे व्यक्ति जो पागलपन है, जो रोड पे घूमते रहते हैं, जो आवारा टाइप से दिखते हैं, तो वैसे व्यक्ति को जो है पुलिस क्या करती है, पकड़ के और मजिस्ट्रेट के सामने जो है 24 घंटा के अंदर पेश किया जाता है। और पेश करने के बाद जो है मजिस्ट्रेट वहाँ पे अनुमति देता है कि हाँ, आप इसको जो है एक मानसिक अस्पताल में दिखवाइए कि क्या कंडीशन है, नहीं है। तो जाके ये मजिस्ट्रेट के सामने वही पेशी होता है, और फिर जो है मजिस्ट्रेट क्या करता है, उसको अनुमति देता है पुलिस को। और फिर अनुमति मिलने के बाद जो है मेडिकल अस्पताल में साइकेट्रिक वार्ड में आकर वो क्या किया जाता है, उसको भर्ती करवाया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। चौथा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मानसिक रूप से बीमार कैदी या अपराधी। वही चीज़ें है कि इसमें जो है रोगी का 10 दिन के लिए गहन अवलोकन में रखा जाता है तथा संपूर्ण चिकित्सीय जांच करवाई जाती है। जांच से संतुष्टि के पश्चात मजिस्ट्रेट 30 दिन के लिए रोगी को मानसिक अस्पताल में भर्ती करने का आदेश दिया जाता है। देखिए,
चौथा है कि ये जो मानसिक रूप से जो बीमार कैदी या जो अपराधी होता है, मानिए कोई जेल में बंद है अपराधी, उसका मानसिक ठीक नहीं है, वो मानसिक रूप से वो या तो डिप्रेशन है या उसको मेनिया हो चुका है या कोई ऐसे मानसिक बीमारी है जो वो खुद से कंट्रोल अपने ऊपर नहीं रख पा रहा है, उग्र हो जा रहा है या मानसिक रूप से मंद हो जा रहा है उसका बुद्धि। तो इन सारे चीज़ों में जो है क्या किया जाता है कि वो वैसे रोगियों को जो है जाँच किया जाता है 10 दिन तक, और जाँच करने के बाद जो है जाँच परख हो जाता है तो उस सारे रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के सामने जो है प्रस्तुत किया जाता है, और फिर मजिस्ट्रेट जो है आदेश देता है कि ठीक है 30 दिनों के लिए इसे मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया जाए। तो ये होता है मानसिक रूप से बीमार कैदी या अपराधी। पाँचवा है पॉइंट की अस्पतालीकरण भर्ती, मतलब इमरजेंसी एडमिशन। अब ऐसे यदि किसी रोगी द्वारा स्वयं यानी किसी को हानि पहुंचाने की स्थिति हो तो इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर द्वारा स्थिति को समझकर रोगी को तुरंत भर्ती करने का अधिकार होता है। मतलब ये जो पाँचवा पॉइंट है, देखिए 5 पॉइंट आपको ये भर्ती कराने का है, ये 5 पॉइंट भर्ती कराने का है और 5 पॉइंट जो है आपको छुट्टी कराने का। तो ये दो जो प्रोसीड्यूर है, जो प्रोसेस है कि मानसिक अस्पताल में रोगी को भर्ती करने का और छुट्टी दिलाने का, डिस्चार्ज करने का, तो ये 5 इसमें है भर्ती कराने, और 5 आगे हम लोग देखेंगे कि जब वो उसे छुट्टी दिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या किस किस आधार पर देखे हैं। पहला देखें स्वैच्छिक आधार पर। अब स्वैच्छिक आधार मतलब वॉलंटियर बेसिस। स्वैच्छिक आधार में वैसे रोगी को जो है ये सब भर्ती होने वाला, मतलब एडमिट कैसे होगा, तो ये 5 प्रकार है। स्वैच्छिक आधार पर एडमिट होगा, मतलब अगर कोई मानसिक बीमार, मानसिक रूप से कोई एडल्ट व्यक्ति है, वयस्क व्यक्ति है जो अपने आप को असहज महसूस कर रहा हो, जो अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रहा हो, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा हो, उसे लगता हो कि हमें दिमाग काम करना जो है बंद कर दिया गया है, तो इस स्थिति में जो है एक क्या करेगा, जो 18 वर्ष से अधिक होगा, जो एडल्ट होगा, वो जाएगा और जो मेडिकल ऑफिसर होता है अस्पताल का, वहाँ पे जाके उसके सामने प्रार्थना पत्र जो है क्या करेगा, भर्ती के लिए देगा, लिखित पत्र देगा, और उसके बाद जो है क्या किया जाता है, उसे भर्ती किया जाता है। तो ये उसको हो जाता है वॉलेंटरी बेसिस पर, मतलब वह खुद से इच्छा जता रहा है, खुद से उसका स्वयं का इच्छा है कि हम अस्पताल में भर्ती हो, क्योंकि मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो ये होता है स्वैच्छिक आधार पे। ये स्वैच्छिक आधार पे जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं अस्पताल में, वहाँ जाकर वो रोगी जो है वो कहता है कि हमें जो है भर्ती होना है, मेरा ये मानसिक प्रॉब्लम चल रहा है, हमें यहाँ पर खुद पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इसलिए सर हमें जो है भर्ती चाहिए। तो ये एक लेटर देता है, प्रार्थना पत्र, और जो है उसके बाद इसे स्वैच्छिक आधार पर भर्ती कर लिया जाता है। स्वैच्छिक आधार है। दूसरा है कि विशेष परिस्थितियों में अस्पतालीकरण। अब विशेष परिस्थितियों में अस्पतालीकरण का मतलब होता है कि यदि कोई रोगी अस्पताल में भर्ती न होना चाहते हो या उसमें निर्णय लेने की क्षमता अनुपस्थित हो, तो रोगी के संबंधित रोगियों द्वारा मेडिकल ऑफिसर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसके साथ 2 चिकित्सीय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। देखिए, विशेष परिस्थितियों में अस्पतालीकरण का मतलब है कि जब कोई ऐसे रोगी जो अस्पताल में भर्ती होना नहीं चाहता हो या उसको खुद का जो है निर्णय लेने का क्षमता नहीं हो, तो उसके साथ जो भी संबंधी लोग रहता है रोगी का, वो उसका संबंधी क्या करता है कि मेडिकल ऑफिसर के सामने प्रार्थना करता है, प्रार्थना पत्र लिखता है, और फिर जो है उसको अनुमति मिलता है भर्ती होने का। तो ये होता है विशेष परिस्थिति में अस्पतालीकरण। ये चीज़ समझ लीजिए। तीसरा है पॉइंट कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने। देखिए, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का मतलब है कि इसमें वैसे रोगियों को जो है भर्ती कराने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने वैसे रोगी को पेश किया जाता है जो रोगी क्या चीज़ है, आवारा है, आवारा टाइप से है, जो पागलपन, आवारा व्यक्ति है, जो घर से निकल चुका है, जो इधर उधर भटकता हो, उसको मानसिक असंतुलन रहता हो और जो रोड पे ऐसे ही घुमा करता हो। तो वैसे रोगियों को क्या किया जाता है, जो पुलिस होते हैं वो उससे जो है संदिग्ध, अगर किसी को लगता है कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो जो है उसे गिरफ्तार करके पकड़ कर और 24 घंटे के अंदर उससे क्या किया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने जो है प्रस्तुत किया जाता है। कौन? पुलिस करता है। इसलिए करता है, बताता है मजिस्ट्रेट को कि साहब ये जो आदमी है ये रोड पे घूम रहा है, इससे किसी को हानि पहुंच सकता है, इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तो इसे जो है आगे की प्रोसेस के लिए जो है इसे मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने की अनुमति दिया जाए। वहाँ पे पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने एक गुहार लगाता है, तो वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो अनुमति देते हैं कि ठीक है, आप इससे मेडिकल इंचार्ज जो अफसर है या जहाँ भी है इससे जांच करवाइए और जांच करवा के इसका रिपोर्ट हमें संतुष्ट कीजिए और हमें सौंपिए, ताकि फिर जो है बाद में अगर इसे ज़रूरत पड़ेगा तो हम जो है क्या करेंगे, इसको जो है भर्ती करने के आदेश देंगे रिपोर्ट देखने के बाद। तो ये मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का हो जाएगा।
उसके बाद होगा कि मानसिक रूप से बीमार कैदी या अपराधी। मानसिक रूप से कोई बीमार कैदी या अपराधी है तो उससे जो है 10 दिन का रिमांड क्या किया जाता है, जांच परख के लिए, अवलोकन करने के लिए रखा जाता है। और जब ये पता चल जाता है कि हाँ एक कैदी को या अपराधी को मानसिक बीमारी है या मानसिक रूप से ग्रस्त है, मानसिक अस्वस्थता है, तो फिर जो रिपोर्ट जो 10 दिन रखने के बाद जो रिपोर्ट का जाँच आया है वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और जब मजिस्ट्रेट इससे संतुष्ट हो जाएंगे जाँच से तो वो आदेश देते हैं कि ठीक है आप 1 महीने के लिए इसे जो है अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। तो अभी हम लोग 4 में क्या देखे हैं, स्वेच्छा के आधार पे। उसके बाद हम लोग देखे हैं क्या चीज़ कि मजिस्ट्रेट के आदेश पे। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि मानसिक रूप से बीमार कैदी या अपराधी ऐसे लोग, उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके। और एक था कि विशेष परिस्थितियों में अस्पतालीकरण। तो ये सब चीज़ें हैं। 5वां है कि आपातकालीन भर्ती। अब आपातकालीन भर्ती का बहुत ही आसान फंडा है कि अगर कोई रोगी है जो कि स्वयं के कंट्रोल में नहीं है और ये पता चलता है उस रोगी से कि जो है ये खुद का निर्णय नहीं ले पा रहा है और जो है ये उग्र होने से इसका जो है कोई किसी को नुकसान पहुंच सकता है, तो उस कंडीशन में जो है इसे आपातकालीन इमरजेंसी में भर्ती कर लिया जाता है वैसे रोगियों को। तो 5 प्रकार हम लोग भर्ती करने का विधि देख चुके हैं कौन कौन। तो 5वां प्रकार में एक तो हम लोग देखें कि स्वैच्छिक आधार पर, मतलब खुद कोई एडल्ट होगा जो ये निर्णय ले पाएगा कि हमें मानसिक जो स्थिति है ठीक नहीं है, कंट्रोल में नहीं हो पाएगा, तो वो पहले ही स्वैच्छिक आधार पर जाएगा मेडिकल ऑफिसर के सामने और वो भर्ती होने का इच्छा जाहिर करेगा, तो ये वॉलंटियर हो जाएगा। दूसरा है कि निम्न परिस्थितियों में, मतलब आपातकालीन परिस्थितियों में, तो कुछ ऐसे परिस्थिति में मतलब जहाँ पे जो रोगी होगा वो खुद का जो है नहीं सोच पाएगा कुछ, तो उससे जो संबंधी होंगे रोगी के वो क्या करेंगे, मेडिकल ऑफिसर के सामने अपना प्रार्थना पत्र लिख कर देंगे कि ये इसे जो है भर्ती करना है। तीसरा होता है कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके मतलब होता है कि कोई ऐसे व्यक्ति है जो रोड पे घूम रहा है, जो आवारा टाइप से है, जो जिसके अंदर संदिग्ध होने का कोई हाल खबर हो, तो ऐसे जो व्यक्ति होता है, जो रोगी होता है, पुलिस उसको संदिग्ध के आधार पर पकड़ के तुरंत जो है क्या करता है, 24 घंटे के अंदर जो है क्या किया जाता है, उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट बताता है कि ऐसे कैसे हम मान लेंगे कि संदिग्ध है, तो ये पागल नहीं होगा या इसका मानसिक स्थिति ठीक ही नहीं है, तो इसे टेस्ट करा के चेक कराइए और फिर हमें रिपोर्ट बताइए, तब हम आगे का प्रोसेस बताएंगे। तो वहीं पर जो है पुलिस क्या करता है कि उससे रिपोर्ट करवाता है। 10 दिन तक जो है उसका रिपोर्ट मेडिकल ऑफिसर के सामने जो है टेस्ट वगैरह होता है, और उस टेस्ट को अगर उस टेस्ट में आ गया कि नहीं इससे जो है ठीक है, इसके मानसिक स्थिति खराब है, सच में इसे जो है भर्ती कराना होगा, तो क्या किया जाता है, उसे भर्ती कराने के लिए फिर से मजिस्ट्रेट से आदेश लेना पड़ता है। और तब जाके रिपोर्ट से संतुष्ट होकर मजिस्ट्रेट क्या करता है कि उसे 30 दिनों के लिए आगे जो है भर्ती कराने के लिए मनोचिकित्सक अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश देता है। तो ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या था कि कोई कैदी, कोई ऐसे कैदी हो, आपराधिक हो, जो कि क्या हो, देख सकते हैं यहाँ पे चौथा में ही था कि मानसिक रूप से बीमार कैदी या अपराधी। अब कुछ ऐसे मानसिक और बीमारी से ग्रसित अपराधी और कैदी होता है जिसको मानसिक रूप से प्रॉब्लम हो गया हो, तो वैसे को 10 दिनों का मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जाँच लेने का आदेश लिया जाता है। मजिस्ट्रेट आदेश देता है कि भाई 10 दिन में आप इसको कंप्लीट चेकअप कराइए, चेकअप करा के उसका रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए। अगर लगेगा कि हाँ इसे भर्ती करना चाहिए अस्पताल में, तो फिर आगे जो है रिपोर्ट देखने के बाद हम निर्णय देंगे। तो 10 दिनों के अवलोकन के लिए रखा जाता है। 10 दिनों के बाद जो है मेडिकल ऑफिसर उसका टेस्ट वगैरह करके और सौंप देता है पुलिस को। पुलिस मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाता है और कहता है कि साहब ये रिपोर्ट है, इससे मानसिक प्रॉब्लम है, इससे जो है भर्ती कराना होगा। तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट रिपोर्ट से संतुष्ट होकर 30 दिनों का क्या करता है, ऑर्डर दे देता है कि ठीक है जाइए इसे मानसिक अस्पताल में भर्ती करा दीजिए। कैसे रोगियों को, जिसका मानसिक बीमार जो कैदी हो या अपराधी हो उसके। तो ये सब चीज़ें। 5वां है कि आपातकालीन भर्ती करना, मतलब कुछ ऐसे कंडीशन होता है जहाँ पे रोगियों को स्वयं से निर्णय नहीं ले पाता है या कुछ भी हो जिससे ये भय पैदा हो कि ये रोगी खतरनाक हो सकता है किसी के लिए, उससे पहले जो क्या किया जाता है कि भर्ती इसे कर दिया जाता है। तो ये हो गया भर्ती करने का 5 नियम। क्या क्या हो गया, स्वैच्छिक आधार, कुछ परिस्थितियों में अस्पतालीकरण, उसके बाद था कि मजिस्ट्रेट के आदेश करके, उसके बाद था कि मानसिक रूप से बीमार कैदी और अपराधी, उसके बाद था 5वां क्या था, तो 5वां इसमें यही था
कि आपातकालीन भर्ती करना। तो ये 5 हो गया भर्ती करने का। उसी प्रकार से 5 जो है क्या है कि मानसिक अस्पताल से निर्वर्तन होने की प्रक्रिया, मतलब डिस्चार्ज, मतलब छुट्टी लेने की जो 5 विधियाँ है, 5 विधियाँ यहाँ भी है। देखिए इसमें भी जो है स्वैच्छिक आधार, वॉलंटियर इसमें भी होगा। इसमें जो है उसमें था भर्ती होने के लिए, तो इसमें छुट्टी होने के लिए लिख देंगे। तो ये चीज़ें हैं। इसमें जो है उसमें वहाँ पे था कि उसे आशंका होगा कि हम मानसिक रूप से ग्रस्त ही हैं, हमारा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए वो भर्ती होगा। यहाँ पे होगा कि जो मरीज होगा कि उसे लगेगा कि चिकित्सक द्वारा संतुष्टि करता है कि रोगी को उपचार से लाभ पहुंचता है या नहीं, उसे 24 घंटा में उसकी छुट्टी का आदेश दे सकता है। देखिए जो 18 वर्ष के रोगी हो जाते हैं वो खुद से जो है एक स्वैच्छिक छुट्टी ले सकते हैं। और ये कब होगा कि जब ये कंप्लीट कर लिया जाएगा कि हाँ इस व्यक्ति का यहाँ पे कोई लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तब जाके उससे जो है दिया जाता है। अगर जो 18 वर्ष से नहीं होता है तो उसके फैमिली वाले करते हैं। आवेदन के आधार पर, अब इसमें याचिकाकर्ता द्वारा मेडिकल ऑफिसर के प्रमाण पत्र के साथ लिखित प्रमाण पत्र मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि मजिस्ट्रेट रोगी को स्वास्थ्य रिपोर्ट से संतुष्ट हो तो वह छुट्टी के आदेश दे सकता है। इसमें मेडिकल इंचार्ज को बोर्ड ऑफ विजिटर से सहमति प्राप्त या याचिकाकर्ता को लिखित छुट्टी के आदेश देना आवश्यक है। देखिए इसमें होता है कि आवेदन देकर, आवेदन के आधार पर जो है क्या किया जाता है कि आवेदन देने के बाद जो है उसके आवेदन को ये पढ़ा जाता है, लिखा जाता है कि हाँ ये जो है इसे किस लिए जो है इसे छुट्टी चाहिए, और ये जो है इसका एक लीगल और वैलिड जो है इसका आवेदन है कि नहीं, उस पर चर्चा किया जाता है एप्लीकेशन पे, तब उसका जो है छुट्टी को दिया जाता है, आदेश दिया जाता है। ये हो गया। उसके बाद तीसरा है कि यहाँ पे देखिए तीसरा है कि पुलिस द्वारा दाखिल कराए गए रोगी की छुट्टी। देखिए यदि रोगी के संबंधी सहमति पत्र यह लिख कर दे कि वह उस व्यक्ति की अच्छी तरह देखभाल करेंगे, वह मेडिकल ऑफिसर लिख कर देता है तो मजिस्ट्रेट उसकी छुट्टी के आदेश देता है। देखिए तीसरा क्या पॉइंट है कि पुलिस द्वारा दाखिल कराए गए रोगियों की छुट्टी। देखिए पुलिस जो भी रोगी का दाखिल करा, आप देखिए होता ये है कि जो जेल में या जो कैदी होता है, अपराधी होता है, उसको भी मानसिक प्रॉब्लम हो सकता है, उसको भी स्वास्थ्य संबंधी गड़बड़ हो सकता है, तो उस जेल में तो उसको ट्रीटमेंट अच्छा से नहीं ना मिलेगा। तो इसके लिए जो है पुलिस क्या करता है, मजिस्ट्रेट से क्या करता है, ऑर्डर लेता है। पहले रिपोर्ट्स पहले 2-4 दिनों के लिए मिलता है ताकि वो रिपोर्ट जो है मेडिकल रिपोर्ट उसका तैयार हो, जाँच हो, और फिर जो है वो जाँच को मजिस्ट्रेट देखता है और उसे लगता है, डॉक्टर सलाह देता है कि हाँ इसे भर्ती करना होगा, तो जो है मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है कि ठीक है इसको भर्ती करवाइए। तो भर्ती वाला में था, बट यहाँ पे छुट्टी के लिए है। तो छुट्टी के लिए भी जो है पुलिस द्वारा दाखिल कराया गया जो रोगी होगा उसको जो है यदि रोगी के संबंधी सहमति पत्र पर यह लिख दे कि वह उस व्यक्ति की अच्छी तरह देखभाल करेंगे, वह मेडिकल ऑफिसर लिख कर देता है तो मजिस्ट्रेट उसकी छुट्टी का आदेश देता है। अब देखिए छुट्टी वाला में जो है, मान गया कोई अपराधी है, अब अपराधी क्या करता है कि उसको कोई प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है, तो मानसिक प्रॉब्लम है, अब पुलिस उसे भर्ती कराया है हॉस्पिटल में, तो पुलिस तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि एक कैदी को सारा जिम्मेदारी होता है, अस्पताल प्रशासन से लेकर पुलिस तक जिम्मेदारी होता है कि उससे कोई भी प्रॉब्लम हो नहीं हो और उसे देखभाल अच्छी तरीक़ा से हो अस्पताल में। तो पुलिस तो उसको छुट्टी दे नहीं सकता है। तो यहाँ पे जो रिलेटिव होते हैं, जो पेशेंट के रिलेटिव होते हैं, अगर रिलेटिव ये कहे कि हम इसका देखभाल अच्छे से करेंगे, तो आप इसके छुट्टी कर दीजिए, हम इसको जैसा हॉस्पिटल में देखभाल हो रहा है वैसे हम घर पर भी करेंगे, तो ऐसे तो छुट्टी देगा नहीं, जवाबदेही होता है। तो वो रोगी के वो क्या करता है कि अगर उस मजिस्ट्रेट जो लिख कर दे कि ठीक है जा सकते हैं, छुट्टी हमने दे दिया, और मजिस्ट्रेट इसे स्वीकार कर ले, तो जाके रोगी के संबंधी को जो है ये जो कैदी होगा जो अभी मरीज बना हुआ है उसको सौंप सकता है रोगी के संबंधी को। तो ये प्रोसेस होता है पुलिस द्वारा दाखिल किया गया रोगी के छुट्टी में। चौथा है कि मानसिक रोगी कैदी की छुट्टी। अब मानसिक रोगी कैदी की छुट्टी का मतलब होता है कि मानसिक रोगी के उपचार पर स्वास्थ्य प्रगति के बारे में जेल विभाग को निरंतर सूचित किया जाता है। बोर्ड ऑफ विजिटर द्वारा जांच करने पर व्यक्ति सजा काटने या मुकदमा का सामना करने हेतु उपयुक्त पाया जाता है तो उसे छुट्टी कर जेल अधिकारियों को सौंपा जाता है। देखिए मानसिक रोगियों की कैदी की छुट्टी, अब कोई ऐसे व्यक्ति होता है, मैंने बार बार बता रहा हूँ कि कोई ऐसे रोगी होते हैं जो जेल में रहते रहते जो है उसका डिप्रेशन हो चुका है, मानसिक रूप से बीमार हो चुका है, तो अगर वो अस्पताल में भर्ती है तो उसे छुट्टी कब दिया जाएगा, जब ये लगेगा मेडिकल इंचार्ज को कि हाँ ये व्यक्ति नॉर्मल हो चुका है, अब ये सज़ा काटने के लिए या जेल में रहने लायक हो चुका है, तो ये जो है ये जो खबर है जो है ये जेल प्रशासन को बताया जाता है और जेल प्रशासन को जो है ये सौंप दिया जाता है कि हाँ आप अपना जो कैदी है इसको जा सकते हैं, ये अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो ये चीज़ें होता है। तो ये हो गया कि मानसिक रोगी कैदी की छुट्टी।
पाँचवा है यहाँ पे देख सकते हैं कि विशेष परिस्थितियों में छुट्टी। अब विशेष परिस्थितियों में छुट्टी का मतलब है कि मानसिक रोगी का संबंधी या अभिभावक मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज के समक्ष छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है, जिसके साथ यह आश्वासन देना होता है कि रोगी की देखभाल की जाएगी। इसके पश्चात चिकित्सक उसकी स्वास्थ्य जाँच से संतुष्ट होने पर छुट्टी प्रदान कर सकते हैं। देखिए नॉर्मली हम बता देते हैं, अगर जो भर्ती के प्रोसेस याद कर लिए हैं ना 5 में, उसी प्रकार से जो है इसका वहाँ पे था भर्ती तो यहाँ पे छुट्टी कर देंगे। वहाँ पे भी था कि विशेष परिस्थितियों में भर्ती तो यहाँ पे भी है विशेष परिस्थितियों में छुट्टी। वहाँ पे भी था कि स्वैच्छिक आधार पे भर्ती तो यहाँ भी है स्वैच्छिक आधार पे छुट्टी। वहाँ भी था कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके भर्ती करने के लिए आग्रह करना, तो यहाँ भी था कि जो पुलिस जो मरीज कैदी है मानसिक रूप से उसके छुट्टी के लिए। उसके बाद था कि पुलिस जो भर्ती कराया है, जो पुलिस यहाँ पे भर्ती कराने आया है वो पुलिस क्या करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, पुलिस द्वारा जो दाखिल कराया गया रोगी है उसका छुट्टी होगा। उसके बाद है कि मानसिक रोगी जो कैदी है उसका छुट्टी। तो ये सब जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। भर्ती भी कुछ इसी प्रकार से था और छुट्टी भी कुछ इसी प्रकार से था। तो ये प्रश्न यहाँ पर होता है समाप्त। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। याद रखिएगा भर्ती और छुट्टी दोनों आसान हैं। नेक्स्ट प्रश्न है संकट क्या है, इसके प्रकार, नैदानिक लक्षण, नर्सिंग प्रबंध, हस्तक्षेप लिखिए। देखिए संकट के मतलब होता है क्राइसिस। क्राइसिस क्या होता है इसका सारा चीज़ें लिखना है। चलिए देखते हैं क्राइसिस होता क्या है। देखिए क्राइसिस का तात्पर्य है मतलब है कि उन परिस्थितियों से है जिसके कारण व्यक्ति के समान कार्य बाधित होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति में तनाव, भय, द्वेग उत्पन्न होते हैं। यह प्रकार की मनोचिकित्सा का प्रकार है जो व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सहायता प्रदान करते हैं। देखिए क्राइसिस संकट के मतलब होता है, संकट का एक ऐसा तात्पर्य है कि यह जो है यह एक ऐसा परिस्थिति होता है जिसके कारण व्यक्तियों में जो भी समान कार्य करने का जो शक्ति है वो बाधित होने लगता है, संकट आने लगता है, जिसके कारण जो व्यक्ति होता है उसमें तनाव, भय और उद्वेग और उत्पन्न हो जाता है। एक प्रकार की मनोचिकित्सक है, क्या है एक प्रकार की क्या है मनोचिकित्सा का प्रकार है जो व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सहायता प्रदान करता है। देखिए जो क्राइसिस होता है ना, क्राइसिस एक ऐसा कंडीशन होता है, क्राइसिस एक ऐसा परिस्थिति होता है जिसके कारण व्यक्ति में जो है समान कार्य, जिसके कारण व्यक्ति के समान कार्य जो है बाधित होता है, नॉर्मल कार्य बाधित होता है, जिसके कारण व्यक्ति में तनाव आता है। देखिए अब नॉर्मली सी बात है कि जब हमारा कार्य हमें बाधित करेगा, हमारा कार्य बाधित होगा तो क्या होगा कि हमें विभिन्न तरीक़ा के प्रॉब्लम आएगा, तनाव आएगा, भय होने लगेगा, उद्वेग होगा, उद्वेग उत्पन्न होने लगता है। यह एक प्रकार का मनोचिकित्सा भी है जो व्यक्तियों के जीवन में उत्पन्न अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सहायता प्रदान करता है। देखिए यह क्राइसिस जो है एक प्रकार के मनोचिकित्सा भी है जो व्यक्तियों में क्या करता है कि विभिन्न परिस्थितियों में जो है सामना करने का सहायता प्रदान करता है। कौन? क्राइसिस। और क्राइसिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें व्यक्ति का कोई भी काम बाधित होता है तो जिसके कारण व्यक्ति को जो है तनाव, भय और उद्वेग उत्पन्न होता है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो एक संकट है, जो क्राइसिस है, एक ऐसा परिस्थिति होता है जहाँ पे व्यक्ति का समान कार्य बाधित होता है और जैसे ही समान कार्य बाधित होगा तो जो है व्यक्ति में तनाव उत्पन्न होगा, उद्वेग उत्पन्न होगा, भय होगा, ये सब उत्पन्न होगा। और यह एक प्रकार का मनोचिकित्सक होता है, मनोचिकित्सा होता है जो व्यक्ति के जीवन में अत्यंत उत्पन्न परिस्थितियों को सामना करने का सहायता भी प्रदान करता है। अब इसका डिफिनीशन जो है अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार दिया। तो एक ऑक्सफोर्ड इंग्लिश के अनुसार जो है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार जो है क्राइसिस संकट एक समय है जिसमें कोई समस्या अपने चरम स्तर पर होती है एवं इस समय का इसका निवारण आवश्यक होता है। देखिए ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार ये कहा गया है कि संकट एक समय होता है, बिल्कुल समय ही होता है कि ये जिस समय आएगा ना यह अपने समस्या के साथ आता है और इसमें जो समस्या होता है यह एक चरम सीमा पर होता है। क्या होता है? एक चरम सीमा पर होता है, चरम स्तर पर होता है एवं इस समय इसका निवारण आवश्यक होता है और इस समय जो होता है इसका निवारण आवश्यक होता है। अब भले ही वो निवारण में आपके फेवर में हो या ना हो, लेकिन इसका निवारण इस समय स्पष्ट होता है। यानी सीधा समझिए ना कि वो समस्या जो आपके एकदम अंतिम पोजीशन में आ चुका है, अंतिम क्षण में आ चुका है, वो एक प्रकार के संकट क्राइसिस ही होता है जो जिसमें जो है निवारण आवश्यक होता है, या वो निवारण फेवर में हो या अनफेवर में हो, लेकिन निवारण जरूर होता है, ये आवश्यक होता है। ये हो गया।
ऑक्सफोर्ड के अनुसार। अब है यहाँ पे मेटॉफ एंड कॉर्निक के अनुसार। मेटॉफ एंड कॉर्निक के अनुसार क्या कहा गया संकट को, तो प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्ति द्वारा संकट निवारण व लोगों को कुछ समायोजित मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने हेतु संकट समाधान की तकनीकों का प्रयोग करना संकट अवस्था कहलाता है। देखिए संकट अवस्था यहाँ पे जो कहा गया है कि ऐसे कोई प्रशिक्षित, ट्रेनेड और एक्सपीरियंस व्यक्ति जो संकट के समय निवारण करके लोगों में जो कुछ समायोजन बना हुआ है उसको समायोजन बनाए, परिवर्तन लाए उसमें, और उस संकट समाधान का तकनीकों का प्रयोग करे। मतलब जो संकट क्राइसिस है उसको समाधान के सोल्विंग के टेक्निक का प्रयोग करता हो कौन, प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्ति, तो वो जो है संकट अवस्था कहलाता है। ये हो गया मेटॉफ और कॉर्निक के अनुसार। जबकि इंग्लिश ट्रांसलेशन के अनुसार क्या था ऑक्सफोर्ड के, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन के अनुसार ऑक्सफोर्ड के था कि संकट एक समय होता है जहां जिसमें कोई समस्या अपने चरम स्तर पर होता है और इस समस्या का निवारण जो है आवश्यक होता है। ये हो गया ऑक्सफोर्ड के अनुसार। जबकि मेटॉफ एंड कॉर्निक ने क्या कहा कि प्रशिक्षित और जो अनुभवी व्यक्ति है उसके द्वारा जो संकट निवारण है, संकट निवारण व लोगों की जो कुछ समायोजित जो मनोवृत्ति है उसको जो है परिवर्तन लाता है। किसके द्वारा, संकट समाधान तकनीक के द्वारा प्रयोग करके, तो वही जो है संकट अवस्था कहलाता है। चीज़ें समझ गए। अब संकट के प्रकार, क्राइसिस के कितने प्रकार हैं इसके चलिए हम लोग देखते हैं। संकट के प्रकार है, देखिए संकट हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, संकट ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये संकट समझिए तो यहाँ हम लोग मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों का एक समाधान का क्या है, जरिया भी है, कौन, संकट। अब संकट में होता यह है कि यह एक आखिरी पड़ाव होता है कोई भी समस्या का। जैसे आपके अंदर थोड़ा थोड़ा कोई समस्या है तो उसको लोग सुलझा लेता है, बट संकट जो है एक ऐसा समस्या होता है जो अंतिम चरण होता है, जो जिसका समाधान बिल्कुल आवश्यक है ही, जहाँ पे समाधान होगा ही होगा। तो यह एक प्रकार के जो है क्या करता है, समाधान, समस्या समाधान का भी रोल निभाता है क्राइसिस। तो एक बात समझ लीजिए, ये हो गया विकास। देखिए पहला है डेवलपमेंट क्राइसिस, दूसरा है सिचुएशनल क्राइसिस, और यहाँ पे तीसरा है क्या चीज़, एडवेंटियस क्राइसिस, आकस्मिक संकट। तो चलिए इसको हम देखते हैं। पहला है विकासात्मक क्राइसिस, डेवलपमेंट क्राइसिस। यह संकट जीवन की विकास अवस्थाओं में आते हैं। जब व्यक्ति एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उससे भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक परिवर्तन आते हैं जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। देखिए विकासात्मक संकट के मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है उसके जीवन में ये संकट तब आता है जब उसका विकास जो है शुरू रहता है, उसका जो है जीवन में विकास शुरू है, वह एक अवस्था से दूसरे अवस्था में प्रवेश कर रहा हो, उस समय उसे ज़िंदगी में या तो इमोशनली या तो मेंटली या तो फिजिकली जो है चेंजेज होता है, और वही जो है उसके जीवन को प्रभावित करता है, और वही होता है विकासात्मक संकट, मतलब डेवलपमेंट क्राइसिस। डेवलपमेंट क्राइसिस समझ गए कि यह व्यक्ति के अंदर तब आता है जब व्यक्ति विकास कर रहा होता हो, उसका जीवन एक अवस्था से दूसरे अवस्था में प्रवेश कर रहा हो, तो उस समय उसके भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से चेंजेज होने लगता है और यह उसके जीवन में प्रभावित करता है। तो ये हो जाता है विकासात्मक संकट। ये समझ गए। दूसरा है स्थितिजन्य सिचुएशनल क्राइसिस। सिचुएशनल क्राइसिस क्या होता है, तो यह जीवन में आवश्यकताओं और नकारात्मक घटनाओं के परिणाम स्वरूप जो है उत्पन्न होता है। उदाहरण तलाक, नौकरी जाना, प्रिय का धन। देखिए स्थितिजन्य संकट होता है सिचुएशनल क्राइसिस। ये तब होता है, संकट तब आता है जब व्यक्ति में के जीवन में कोई आवश्यकता आता है या कोई नकारात्मक घटना होता है, तो उसके परिणाम स्वरूप जो है यह संकट उत्पन्न होता है। जैसे तलाक दे दिया, नौकरी चल गया, प्रिय का निधन। ये सब में होता यह है कि लोग बहुत ज़्यादा संकट में डूब जाते हैं, और यह जो है सिचुएशनल होता है। ये सिचुएशन के अनुसार, सीधा समझिए ना कि स्थितिजन्य संकट मतलब कुछ ऐसी स्थिति होगा जहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होगा जहाँ पे लोग संकट में जाएंगे। जैसे कोई आवश्यकता के कारण, कोई नकारात्मक घटना के कारण हो सकता है कि आप सिचुएशनल, जैसे कोई व्यक्ति का मृत्यु हो गया और वह व्यक्ति आपके बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो क्या होगा कि आपके अंदर एक संकट आ जाएगा। उसके बाद है नौकरी है, नौकरी चल रहा है, नौकरी आपका ख़त्म हो गया, नौकरी छूट गया। तो नौकरी छूट गया मतलब आप जो है एक आर्थिक सिचुएशन में पड़ जाएंगे, वहाँ पे आपका पैसे नहीं आने लगेंगे, जिससे संकट होगा। तलाक हो गया, अब तलाक होने से भी सिचुएशनल क्राइसिस हो सकता है। तो ये सब होता है।
तीसरा है यहाँ पे एडवेंटियस क्राइसिस, मतलब आकस्मिक संकट। अब आकस्मिक संकट के मतलब होता है कि अचानक से आना। इस प्रकार के संकट भाग या ईश्वर प्रदत्त होता है, यह जो है आपके भाग या ईश्वर से दिया गया होता है, जो आकस्मिक रूप से प्रकट होता है, मतलब अचानक से प्रकट होता है, आपको पता नहीं चलेगा। उदाहरण प्रकृति विपर्य, अपराध, हिंसा, मृत्यु, ये सब जो है आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आएगा और कब जाएगा। तो आकस्मिक संकट वो होता है जो अचानक से आपके जीवन में आए या आपके जीवन को प्रभावित करे या आपके आसपास या आपके देश को प्रभावित करे। जैसे प्राकृतिक आपदा है, अपराध होता है, क्राइम होता है, हिंसा है, वायलेंस है और मृत्यु है। ये सब जो होता है आकस्मिक अचानक आता है, जो एक भाग और दैवीय के यानी ईश्वर के दिया गया होता है, जिस पर आदमी का कंट्रोल बहुत कम ही होता है। यह आकस्मिक संकट होता है। चीज़ें समझ गए। अब इसका नैदानिक लक्षण क्या होता है, इसका क्या दिखेगा, लक्षण क्या दिखेगा। तो जो भी व्यक्ति में अगर ये संकट आता है, क्राइसिस आता है, तो आत्महत्या के विचार उत्पन्न होता है, नींद नहीं आएगा, आघात, शौक लग सकता है। तो ये सब जो है लक्षण दिखाई देता है। दुखी मन होगा, क्रोध आएगा, थकान आएगा, भय आएगा, पीठ में दर्द, सेक्स की इच्छा में कमी, असहायता महसूस करेगा। उसके बाद जो है भयहीनता, सिर दर्द, मनोत्तेजना पदार्थ का उपयोग। बहुत सारे हैं। संकट में आदमी क्या करता है कि मनोत्तेजना पदार्थ, मतलब संकट जब भी आता है तो व्यक्ति क्या करता है कि उसके अंदर ये मन होने लगता है, लक्षण दिखाई देने लगता है कि एल्कोहलिज्म का असर करे, सिर दर्द होगा, इमोशनली प्रॉब्लम होगा, असहायता महसूस करेगा, सेक्स की इच्छा में कमी आ जाएगा, पीठ दर्द होगा, भय होगा, थकान होगा, क्रोध होगा, दुखी मन होगा, उसका नींद नहीं आएगा, आत्महत्या का विचार आएगा, आघात लगेगा, शौक लगेगा। तो ये सब लक्षण दिखाई देता है संकट आने पर, जो कि नॉर्मली है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसका नर्सिंग प्रबंध क्या होगा, नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे होगा। तो व्यक्ति को उस घटना का वर्णन करने के लिए कहे जिसके कारण यह संकट अवस्था पैदा हुआ। देखिए, संकट का मतलब होता है कि इसमें जो है एक नर्स क्या करेगी कि व्यक्ति को उस घटना का वर्णन करने के लिए कहे जिसके कारण यह संकट पैदा हुआ है। अब यहाँ पे नर्स बताएगी कि आप उस घटना को चर्चा करें जो पहले हुआ है, जिसके कारण आप प्रॉब्लम में संकट है। तो ये चीज़ें हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। दूसरा है कि व्यक्तिगत शारीरिक मानसिक अवस्थाओं का निर्धारण करें कि व्यक्ति कैसा है, मानसिक रूप से सही है या नहीं सही है। तो ये होता है, ये चीज़ें हैं। तीसरा है इस बात का पता करें कि व्यक्ति ने तनाव पैदा करने वाले कारणों का सबसे पहले सामना किया है या नहीं। देखिए, अब एक नर्स ये पता करना चाहिए कि जो व्यक्ति है आखिर इसके अंदर ये क्यों संकट आया है, क्या ये संकट का पहले सामना किया है ऐसे या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो थोड़ा थोड़ा भी प्रॉब्लम उसको जो है क्या करेगा, वो उसको तंग करेगा, संकट बना देगा। तो ये जो है उसे पता करना चाहिए। चौथा है यदि पूर्व में अनुकूल विधियाँ अपनाई गई हो तो उसका परिणाम पता करें। अगर ऐसे कोई विधि है जो उसके संकट को दूर करने का विधियाँ अपनाया गया हो तो उसको पता करे कि भाई वो क्या किया है कि इसका संकट दूर हुआ था, ताकि उसी प्रकार से काम किया जाए। तो ये चीज़ें हैं। पाँचवा है नई अनुकूल विधियाँ अपनाने पर परिणाम जानना। अगर नई अनुकूल विधियाँ कोई अपना रहे हैं तो उसका परिणाम जानने चाहिए कि हाँ इसका परिणाम क्या आ रहा है, रिजल्ट, ये चीज़ें हैं। छठा है आत्महत्या और साधनों का मूल्यांकन करना, मतलब जो आत्महत्या करना और जो साधन है उसके अंदर उसका जो है मूल्यांकन करेंगे कि हाँ क्यों आत्महत्या कर रहा है वगैरह वगैरह। सातवां है व्यक्ति को निजता का अवबोध कराना, मतलब उसके जो है अपने खुद के अंदर जो है उसको बोध कराना कि हाँ आप क्या है नहीं है, आप इनसे बाहर निकलिए, ये सब चीज़ें होता है। नेक्स्ट है व्यक्ति द्वारा नशीले पदार्थों का प्रयोग का निर्धारण करना, मतलब जो व्यक्ति है वो नशीले पदार्थ का प्रयोग क्यों कर रहा है, तो एज ए नर्स उसका निर्धारण करेंगे। नौवां है ध्यानपूर्वक व्यक्ति की बात सुनकर तथा उसकी तत्कालिक ज़रूरतों को पूरा करके नर्सिंग के प्रबंध स्थापित करना। अब जो व्यक्ति है उसको क्या चाहिए अभी तत्काल में, उसके बातों को सुनकर उसे पूरा करना ये नर्सिंग प्रबंध होता है। 10वां पॉइंट है कि लंबी बातचीत को छोड़कर सच्ची भावनाओं को पैदा करने वाले वातावरण को प्रोत्साहित करना। अब बहुत सारे बातों को न करके जो एक्चुअल जो बातें हैं उसको बातें को करके और उसके अंदर भावना पैदा करे ताकि वो प्रोत्साहित हो। 11 है आक्रामक व विनाश व्यवहार पर कड़ा प्रतिबंध लगाए एवं अस्वीकार बातों से शुरुआत करे, मतलब जो भी आक्रामक व्यक्ति हो जो संकट के कारण हो तो उससे तुरंत जो है प्रतिबंध करे। 12 है समस्याओं को सुलझाने में व्यक्ति की सहायता करे। अब जो भी समस्या के कारण जो संकट उत्पन्न हुआ है उसको सुलझाने में एज ए नर्स मदद करे। 13 है ऐसे परिवर्तनों के लिए वैकल्पिक विधियों खोजे जो वास्तव में संभव हो। अब जो रियलिटी हुआ हो उसके बारे में जो है उसके विधियाँ को, मेथड को खोजे कि ये क्यों हुआ है, इसके अंदर क्या रियलिटी है। 14 है प्रत्येक विकल्प के परिणाम का मूल्यांकन करें। अब जो भी विकल्प चुने हैं उसको जो है क्या करेंगे, मूल्यांकन किया जाएगा। और आखिरी है 15 पॉइंट है कि व्यक्ति वैकल्पिक अनुकूल प्रक्रिया के चुनाव में सहायता करे। अब व्यक्ति के जो चुनाव करेगा, जो वैकल्पिक प्रक्रिया का चुनाव करेगा तो उसको जो है क्या करेगा, उसमें
उसमें सहायता करें कि हाँ ये आपके लिए सही है विकल्प या ये विकल्प आपके लिए सही नहीं है, तो सहायता करें। तो इस प्रकार से एज ए नर्स आप कैसे किसी के संकट में मदद कर सकते हैं, कौन कौन से उससे सलाह देंगे, क्या उसको मैनेजमेंट करेंगे, तो ये आपको खुद से भी लिख सकते हैं कि किसी पेशेंट को इसमें कोई संकट है, संकट कोई दबाव, संकट जो है कोई अथी नहीं होता है कि उसको जो है दवाई वगैरह दिया जाएगा। ये आप नर्सिंग मैनेजमेंट में आप इसको बता दीजिएगा। ये हो गया। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।